उम्मीद है कि आप तमाम लोग क्लियरली आवाज मेरी सुन पा रहे होंगे। सबसे पहले तो बेटे बहुत माजरत है, थोड़ा वो आज सेटअप एक थोड़ा चेंज किया था तो उसकी वजह से थोड़ी सी देर हो गई, बल्कि थोड़ी नहीं अच्छी खासी देर हो गई। सो माजरत है उसके लिए। कल की जो हमारी डिस्कशन है, हमने कॉन्फ्लिक्ट वाले चैप्टर में वो डिस्कशन जो है वो हमने मुकम्मल की थी और वहां पर मैं थोड़ा थॉमस एंड किलमैन का जो आइडिया है वो आप लोगों को बेटा एलेबोरेट कर रहा था। तो थॉमस एंड किलमैन वाले आइडिया को लेके या मेरे बच्चे उससे पहले किसी और बात को लेके अगर कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लीजिए, अदरवाइज फिर बेटा हम अपनी जो आज की क्लास है उसको आगाज करें। अगर कोई सवाल है हैंड रेज कीजिएगा। कल हमने बिल्कुल एंड पे इसको, वो सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए मुझे बिल्कुल वो तकरीबन बात भी हमारी मुकम्मल हो गई थी, वक्त भी पूरा हो गया था, तो मैंने उसे छोड़ा था। वहीं से इस डिस्कशन को दोबारा शुरू करते हैं। उससे पहले मोहम्मद एजाज का क्वेश्चन है। जी एजाज बेटा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर कोलैबोरेटिव सर पॉइंट है इसका 5 सर, इसका बता दें हिस्ट्री ऑफ प्रायर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ग्रुप, इसका मतलब हाँ सर। बेटा, एक चीज देखिएगा होता क्या है इसमें ना, आपके सामने होगा, जरा निकाल के देखिएगा। जहां वो पढ़ा रहा है, जहां वो बता रहा है ना, कंपटीशन, कंपटीशन देखिएगा मेरे बच्चे। जी सर। कंपटीशन में बता रहा है जी, कंपटीशन वहां सूट करेगा जहां क्विक डिसीजन रिक्वायर्ड है, जहां अर्जेंट सिचुएशन है। बात समझ आ रही है? जी सर बिल्कुल। हाँ, लेकिन बेटा देखिए एक चीज समझिएगा, एतजाज हम किसी से बेटे कोलैबोरेट कब करते हैं? बिल्कुल जब हमारी पहली मुलाकात किसी से होती है हम फौरन कोलैबोरेशन शुरू कर देते हैं, या बेटा थोड़ी हमारी बातचीत होती है, थोड़ी देर कॉन्फ्लिक्ट चलता है, दूसरी पार्टी भी कुछ नुकसान उठाती है, हम भी कुछ नुकसान उठाते हैं, फिर नुकसान उठाने के बाद हमें इस बात का समझदारी हमें आती है कि यार अब कोलैबोरेट ही करना बेहतर है। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं, ऐसे ही। ऐसे ऐसे ही होगा ना, हम थोड़ा जी सर। अरसा गुजारेंगे, कुछ नुकसान उठाएंगे, कुछ हमें उस कॉन्फ्लिक्ट की पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड देन वी विल स्टार्ट कोलैबोरेटिंग। ठीक हो गया? तो यहाँ बेटा एग्जैक्टली जी वो सर। यही बात कह रहा है कि जैसे कंपटीशन उस सूरत में सही रहेगा जहां अर्जेंसी हो, जहां इमरजेंसी हो, जहां क्विक डिसीजन मेकिंग हो, जहां आप पोजीशन ऑफ पावर में हो। उसके बरक्स बेटा है कि कोलैबोरेशन वहां होगा जहां हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके हों, वो कॉन्फ्लिक्ट एक लंबे अरसे से हमारे दरमियान चल रहा हो, और उस कॉन्फ्लिक्ट से हमें क्या क्या फायदे या क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, हर चीज थॉमस एंड किलमैन वाला, इसमें आपने दो चीजों को, बल्कि तीन चीजों को बड़े अच्छे से समझना है। वो किसी भी स्टाइल से मुताल्लिक एग्जामिनर जो है बेटे, वो किसी भी स्टाइल से मुताल्लिक तीन सवालात पूछ सकता है। या वो कहेगा कि भाई इस स्टाइल के मुझे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि भाई मुझे वो सिचुएशंस बताएं जहां ये स्टाइल सूटेबल है, और फिर वो ये पूछ सकता है कि मुझे ये बताएं जहां ये स्टाइल अनसूटेबल है। ठीक है? सूटेबल स्टाइल है या अनसूटेबल स्टाइल है। ठीक, ये तीन सवाल।
बिल्कुल आपसे या तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ ले, आपसे कहे कि जी एक्सप्लेन करें कॉम्प्रोमाइज के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो आपसे कह दे जी एकोमोडेशन के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं एंड सो ऑन। उसके बाद बेटा वो ये भी आपसे पूछ सकता है कि भाई किन सिचुएशंस में एकोमोडेशन सूट करेगा और किन सिचुएशंस में सूट नहीं करेगा, किन सिचुएशंस में कॉम्प्रोमाइज सूट करेगा, किन सिचुएशंस में नहीं करेगा। और जिस तरह से बेटे आजकल के वो सवालात, आजकल जिस तरह से वो सवालात पूछता है, सबसे जो एक जिसे कहें कि जिस क्वेश्चन की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि वो आपको एक सिचुएशन बना के दे दे, सिचुएशन बना के, और कहे कि जी इस सिचुएशन को देख के एनालाइज करें कि इस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टाइल कौन सा होगा। दोबारा से सुनिएगा, वो आपको सिचुएशन एक छोटी सी केस स्टडी बना के दे दे और कहे जी कि केस स्टडी के सर्कमस्टांसेस और केस स्टडी के फैक्ट्स जो हैं इनको देख के अंदाजा लगाइए कि कौन सा स्टाइल आपको सूट करेगा और कौन सा स्टाइल सूट नहीं करेगा। या बाज मरता बेटे वो ये भी हो सकता है कि वो आपको केस स्टडी बताए और केस स्टडी बता के आपको कहे कि जी मुझे बताएं यहां कॉम्प्रोमाइज सूट करेगा या नहीं करेगा, और अगर सूट नहीं करेगा तो उसकी रीजंस क्या है। ठीक हो गया? तो मेंटली बेटे प्रिपेयर रहिएगा इस सवाल के लिए भी और बाकी तमाम सवालात के लिए भी कि वो आपसे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने की ज्यादा उसकी टेंडेंसी है, खासतौर पर आजकल जिस तरह जो अटेम्प्ट्स आ रही हैं और जिन अटेम्प्ट्स को हम आजकल होते हुए देख रहे हैं। प्रीवियस भी बेटे जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे आपने उसमें देखा होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस की बजाय ज्यादा वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है जिनके अंदर नॉलेज बेस्ड हो, जिनके अंदर एनालिसिस इन्वॉल्व हो। तो इन तीनों चीजों को, हर स्टाइल के आपको एडवांटेजेस भी पता होना चाहिए, डिसएडवांटेजेस भी, वो स्टाइल कहाँ सूटेबल है और वो स्टाइल कहाँ अनसूटेबल है। तो ये एक चीज पेपर में आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बेटा इस हमारी डिस्कशन का कॉन्फ्लिक्ट वाले डिस्कशन का एक आखिरी सवाल है, अच्छा कंप्रीहेंसिव और जिसे कहें कि अच्छे से अटेम्प्ट किया हुआ है आपकी बुक वाले ने, थोड़ा सा बात करते हैं। उससे पहले बेटे एक चीज जरा थोड़ी सी समझ लीजिएगा, हमने ये तमाम स्टूडेंट से बेटे रिक्वेस्ट है जरा अच्छे से तवज्जो से इस बात को समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हमने बेटे एक चीज इंटरैक्शनिस्ट व्यू में समझी थी, एक चीज हमने इंटरैक्शनिस्ट व्यू में समझी थी कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उसकी एक रेंज है, टॉलरेंस रेंज है। ठीक है? जितनी देर तक बेटा वो उस रेंज में रहेगा वो कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव रहेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल रहेगा, और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा हमें सर्टेन टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस। लेकिन मेरा बच्चा जैसे ही वो इस लेवल से या तो नीचे आ जाए या बेटे वो इस लेवल से ऊपर चला जाए, वो कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव हो जाएगा, वो कॉन्फ्लिक्ट डिसफंक्शनल हो जाएगा, और नेचुरल सी बात है बेटे उसके हमें डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। अब करंट सूरत हाल को बेटा देख के हर बंदे को यह बात बिल्कुल क्लियर है कि भाई अगर कॉन्फ्लिक्ट जरूरत से बढ़ जाए
तो आप क्या कीजिए, आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लीजिए, ताकि बेटे वो वापस कम आके रिड्यूस होके वापस किस रेंज में आ जाए, हमारी टॉलरेंस रेंज में आ जाए। और बेटे इसी तरह से अगर कॉन्फ्लिक्ट जरूरत से कम हुआ है, ग्रुप में बिल्कुल जिसे कहें कि ठंडा माहौल बना हुआ है, लोग क्रिएटिविटी नहीं कर रहे, इनोवेशन नहीं कर रहे, नए आइडियाज नहीं सोच रहे, डिबेट नहीं कर रहे, डिस्कस नहीं कर रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो मैनेजर को, लीडर को चाहिए कि उस ग्रुप में किसी तरह कोशिश करके वो कॉन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेट करे, जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाए, ताकि इंक्रीज होके, देखिए बस ख्याल क्या रखिएगा कि बीइंग मैनेजर हमारी कोशिश यही होगी कि हम हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को विद इन टॉलरेंस रेंज रखें। बढ़ा हुआ है तो कम कर लें, कम हुआ है तो उसको इंक्रीज कर लें। इन दोनों टेक्निक्स को मिला के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन को मिला के कलेक्टिवली बेटे हम कहते हैं इट्स कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। और आप लोगों को बेटे हमने शुरू में पढ़ा हुआ है कि लफ्ज मैनेजमेंट से एक्चुअली मुराद क्या है, अपने रिसोर्सेस से हासिल करना मैक्सिमम बेनिफिट, अपने रिसोर्सेस से हासिल करना मैक्सिमम बेनिफिट। तो बेटा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का फिर मायने क्या हुए कि भाई कॉन्फ्लिक्ट अगर जरूरत से बढ़ा होगा फिर भी नुकसान देगा, और जरूरत से कम हुआ होगा तो फिर भी नुकसान देगा। हमने क्या करना है बढ़े हुए को रिड्यूस कर लेना है और रिड्यूस हुए को बढ़ा लेना है। और ऐसा हम क्यों करेंगे, ताकि कॉन्फ्लिक्ट से हमें मिले एडवांटेजेस या कॉन्फ्लिक्ट से बच्चे हमें मिले मैक्सिमम बेनिफिट, और इसे हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। अब बेटा आपकी बुक वाले ने स्टिमुलेशन के बारे में तो बिल्कुल कोई बात की ही नहीं है। स्टिमुलेशन की मल्टीपल टेक्निक्स हैं, लेकिन उसने किसी भी टेक्निक का कोई जिक्र तक ही नहीं किया, बल्कि टेक्निक का क्या जिक्र करना, उसने स्टिमुलेशन की भी कहीं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। उसने सिर्फ रेजोल्यूशन की बात की है, और रेजोल्यूशन की भी बेटे याद रखिएगा मैनी टेक्निक्स हैं। अक्सर बच्चे गलती से यही समझ लेते हैं कि भाई रेजोल्यूशन की एक ही टेक्निक है। नहीं बेटा, रेजोल्यूशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और उनमें से एक टेक्निक हम पढ़ेंगे जिसे हम नेगोशिएशन कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिनमें से बेटे एक टेक्निक जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन कहते हैं, हम वो पढ़ेंगे। नेगोशिएशन तक पहुंचने के लिए बेटा हमें एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। इसे आपकी बुक वाले ने कहा हुआ है द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट वाले पोर्शन में बेटा हमारा ये लास्ट टॉपिक है जिसकी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। भाई क्या प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस में से गुजर के, जिस प्रोसेस में से शामिल होके, या जिस प्रोसेस का पार्ट बन के हम कॉन्फ्लिक्ट जो है उसे रिमूव कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव तो बेटा इन अ सेंस नहीं किया जाएगा, हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके उसे वापस टॉलरेंस रेंज में ला सकते हैं। आप मेरे बच्चों को अगर मोटिवेशन का थोड़ा सा याद हो तो प्रोसेस में मैंने दो बातें समझाई थी। एक बेटा मैंने कहा था कि प्रोसेस में होते हैं स्टेप्स, और दूसरी बात मैंने समझाई थी कि वो स्टेप्स हमेशा सीक्वेंस में मौजूद रहेंगे। तो पेपर में दोस्तों ख्याल रखिएगा, एक तो आपने स्टेप्स सारे लिखने हैं, कोई बीच में से स्टेप मिस नहीं करना, और दूसरा बेटा ये जो प्रोसेस वाले सवाल हैं
दूसरी एहतियात इनमें जो करनी है वो ये है कि कहीं भी तरतीब गलत नहीं करनी। देखें, एग्जामिनर की मर्जी होती है, उसका दिल करे तो वो आपको छोड़ दे कि अच्छा चलो यार कोई बात नहीं, बच्चे ने स्टेप्स पूरे लिख दिए हैं, थोड़ी तरतीब आगे पीछे हो भी गई है तो खैर है। लेकिन बेटा अगर एग्जामिनर की मर्जी हो, अगर एग्जामिनर का मूड बने, तो वो मार्क्स काट भी सकता है। और मेरी बच्चों से मुसलसल यही रिक्वेस्ट होती है कि बेटा हमने एग्जामिनर को ना मार्क्स काटने के लिए कोई जगह छोड़नी नहीं है कि वो नंबर काटे। हो सकता है जो एक नंबर वो काटे वही एक नंबर हमें 49 से 50 या 50 से 49 में पहुंचा दे, यानी एक नंबर जो है वो हमारे 6 महीनों के जाया होने का खुदा ना ख्वास्ता सबब बन जाए। तो हम इसलिए दोनों बातों का ख्याल रखेंगे। हम स्टेप्स भी मुकम्मल लिखेंगे इंशाअल्लाह, और बेटे हम उनका सीक्वेंस भी दुरुस्त करके लिखेंगे। सवाल की तरफ चलते हैं, जरा पढ़ते हैं क्या सवाल है, समझिएगा जरा। सिंपल सा मामला है, द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, दो लफ्ज हाईलाइट कर लीजिए, एक रेजोल्यूशन और एक मेरे बच्चे प्रोसेस। लफ्ज रेजोल्यूशन से आपको फौरन समझ आ जाना चाहिए कि अगले जो हम चीजों को जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं, इनमें ये जो स्टेप्स हैं ये हमारी हेल्प करेंगे, ये हमारी हेल्प करेंगे रिड्यूस करने में। ये रिड्यूस करने में बेटे चीजें हेल्प करेंगे क्योंकि रेजोल्यूशन है। और बेटे वर्ड प्रोसेस से फौरन आपको पिक हो जाना चाहिए कि कुछ स्टेप्स होंगे और उन स्टेप्स का बाकायदा कुछ सीक्वेंस होगा। स्टेप्स देख लीजिए। पहला स्टेप है बेटे सेट द सीन, दूसरा स्टेप है गैदर इंफॉर्मेशन, तीसरा स्टेप है एग्री द प्रॉब्लम। बेटा ये कैम बंद कर दीजिएगा जिस किसी का भी है। रोल नंबर 902 है, बेटा कैम प्लीज अपना बंद कर दीजिए। रोल नंबर 902, थैंक यू वेरी मच। एग्री द प्रॉब्लम, फिर उसके बाद है बेटा ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल सॉल्यूशन, और फिर नेगोशिएट अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो टोटल आपके पास कोई 5, 1, 2, 3, 4 और 5 मेरा बच्चा स्टेप्स बनते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास नेगोशिएशन में, जिसे हमने बेटा कहा है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने नेगोशिएशन के लिए बेटे सीन, इसे कहता है सेट द सीन। अच्छा, इसको बेटा मैं सिंपल पंजाबी जुबान में आपको समझाऊं ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम दोस्त अहबाब आपस में बैठ के कभी कहते नहीं है कि अच्छा यार चलो पढ़ने लगे हैं, तो पढ़ने का जरा माहौल बना लो। माहौल, भाई क्या माहौल बना लो, वो किताबें किताबें सीधी कर लो, नोट्स वोट्स सीधे कर लो, हाइलाइटर, बॉल पॉइंट, कैलकुलेटर, कोई चाय वगैरह का इंतजाम कर लो, कुछ हल्का फुल्का खाने का इंतजाम कर लो, पानी का इंतजाम कर लो। एंड सो हमने क्या किया, अच्छा भाई डिस्टरबेंस कोई ना हो, दरवाजा बंद कर दो, घर वालों को कह दो जी हम पढ़ने लगे हैं, एसी हल्का सा जरा ऑन कर लो और बैठ के अपना काम करना। ये हमने क्या किया है, हमने एक माहौल बना लिया है। ठीक है, किसी बच्चे को कारपेट पे बैठ के पढ़ने की आदत है, किसी को कुर्सी मेज पे पढ़ने की आदत है, एंड सो ऑन। हर बंदा अपने अपने हिसाब से माहौल बनाता है। इसी तरह बेटे फॉर एग्जांपल हमने दोस्तों में बैठ के अगर एंजॉय करना है तो उधर उसका भी हम यही कहते हैं, जरा जी माहौल बना लीजिए। समझिएगा एक चीज को कि कोई भी काम आपने करना हो ना, सबसे पहले बेटे उसके लिए हमें एक सीन क्रिएट, एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। और समझिएगा इस बात को कि ये जो सीन है इसकी बेटे दो डायमेंशंस हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं इस सीन की फिजिकल डायमेंशंस, ठीक है, जिन्हें आप इस सीन की टेंजिबल डायमेंशंस भी कहते हैं। और फिर मेरे बच्चे होती हैं कुछ
इस सीन की जिन्हें आप कहते हैं इंटेंजिबल डायमेंशन। ठीक है, दोबारा से सुनिएगा। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सीन सेट करेंगे। और मैंने समझाया कि बेटा सीन सेट करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप जितना अच्छा सीन एस्टैब्लिश करेंगे उतना ही कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सीन एस्टैब्लिश करने के लिए मैंने आपको बताया कि भाई हर सीन की कुछ फिजिकल और हर सीन की कुछ इंटेंजिबल शक्लें हैं। जैसे बेटे अगर आप क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम भी एक सीन है। क्लासरूम भी एक सीन है। क्लासरूम में मौजूद सीटिंग कितनी कंफर्टेबल है, एयर कंडीशनिंग कितनी अच्छी है, फूड और जो चाय कॉफी ड्रिंक्स वगैरह हैं उनका इंतजाम है, फ्री है, उस जगह का डेकोर या एम्बियंस जो है वो कितना अच्छा है। तो आप देखिएगा बेटा जितनी अच्छी सीटिंग होगी, एड्रेस सिस्टम, ठीक है, पीए जिसे बोलते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वो कितना अच्छा है ताकि लोग इजीली माइक्स वगैरह की मदद से एक दूसरे की आवाज, एक दूसरे की बात जो है वो सुन सकें। और ये चीज देखिएगा कि ये फैसिलिटीज हमारे सीन में जितनी अच्छी होंगी, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने के बड़े चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। लोगों को गर्मी लग रही है, प्यास लगी हुई है तो पीने को साफ पानी या कोई ठंडे ड्रिंक्स मौजूद नहीं है, भूख लगी हुई है तो कुछ खाने को मौजूद नहीं है, जिन कुर्सियों पे बैठे हैं वो कुर्सियां तंग कर रही हैं, थकन हो रही है उन पे बैठने से, तो लाजमी बात है लोग तो बेटा वैसे ही चिढ़ जाएंगे, लोग वैसे ही एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट क्या रिजॉल्व होना, बल्कि वहां से एक नया कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो जाएगा। इंटेंजिबल में देखिएगा लोग एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा सिंसियर हैं, लोग एक दूसरे की बात का कितना एहतराम करते हैं, लोग कितना ज्यादा चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। जितना ज्यादा बेटे पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा नॉलेज होगा। आप गौर कर लीजिए, ये दोनों ही चीजें हैं। इन चीजों पे अगर आप गौर करें तो ये टेंजिबल नहीं है बल्कि ये इनटेंजिबल है। क्लासरूम के अंदर बेटे आप बहैसियत शागिर्द मेरी कितनी इज्जत करते हैं और बहैसियत उस्ताद मैं आपके साथ कितना सिंसियर हूं, ये भी बेटे क्लास में एक सीन है, एनवायरमेंट है, लेकिन इसकी नेचर किस तरह की है, इनटेंजिबल है। तो जरा पहला पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बेटे वो क्या कह रहा है, सेट द सीन, यूज एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, रीस्टेटिंग। रीस्टेटिंग से मुराद क्या है बेटा, किसी की कही हुई बात को दोहराना। पैराफ्रेजिंग क्या है, उसकी बात की थोड़ी वजाहत करना, समराइजिंग करना, ताकि बेटे दोनों तीनों पार्टीज एक दूसरे की बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके। इंश्योर ऑल पार्टीज अंडरस्टैंड द पोजीशन एंड परसेप्शन ऑफ अदर। हम एक दूसरे की पोजीशन और एक दूसरे के परसेप्शन से बेटे मुराद है सोचने का अंदाज, हम एक दूसरे की पोजीशन और परसेप्शन को अच्छी तरह समझ सकें। एस्टैब्लिश एनी ग्राउंड रूल्स। अच्छा दोस्तों एक काम कीजिएगा, तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चाहे वो नोट से पढ़ रहे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं, ये तीसरे पॉइंट के आगे बेटा जो इसने लिखा है ना, एस्टैब्लिश एनी ग्राउंड रूल्स, इसके आगे बेटे ब्रैकेट में लिख लें एजेंडा। एजेंडा, ये एजेंडा होता क्या है ये इंशाल्लाह जब नेगोशिएशन पढ़ाऊंगा तो तब तफसील से समझाऊंगा। एस्टैब्लिश द ग्राउंड रूल्स के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए एजेंडा। यानी मुराद क्या है बेटा कि बातचीत शुरू करने से पहले हम बातचीत के कुछ असूल तय कर लेते हैं। एजेंडा में बेटे बुनियादी तौर पर ना दो चीजें होती हैं एजेंडा में। एजेंडा में एक होते हैं 5 Ws
और एक होता है 1H। ठीक है, ये जब इंशाल्लाह हम नेगोशिएशन में जाएंगे ना, तो वहां जाके तफसील से समझाऊंगा कि ये कहानी क्या है, 5Ws क्या होते हैं, 1H क्या होता है। बस फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जब हम इस प्रोसेस को, बेटा किसी भी प्रोसेस को जब आप शुरू करते हैं तो कुछ उसके बुनियादी असूल आप तय कर लेते हैं कि भाई ये करना है, ये नहीं करना, ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं होगा, एंड सो ऑन। उसके बाद वो कहता है एग्री द रेजोल्यूशन प्रोसेस दैट विल बी टेकन। ठीक है, किस तरह से हमने इस पूरे प्रोसेस को चलाना है। अगली बात वो कहता है भाई जब भी कभी आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें तो उस कॉन्फ्लिक्ट के मुतालिक बेटा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर करें। ठीक है, जैसे अभी हम पाकिस्तान और इंडिया ये कहते हैं कि जी हमने कश्मीर का मसला हल करना है। इंडिया और पाकिस्तान बेटे ये तहैया करते हैं कि हमने कश्मीर का मसला हल करना है, और पाकिस्तान की तरफ से वो एक बंदे को अपॉइंट करते हैं और इंडिया वाले भी अपनी तरफ से एक बंदे को अपॉइंट करते हैं कि भाई आप दोनों मिलके बैठें और बातचीत करें और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में हमारी मदद करें। लाजमी बात है बेटा, ये दोनों बंदे जिन्होंने कश्मीर पे बात करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको पूरी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। शुरू में कश्मीर क्या था, फिर कैसे हुआ, वहां मुस्लिम आबादी कितनी है, हिंदू आबादी कितनी है, उसका रकबा कितना है, वहां इंडियन फौज कितनी है, मुजाहिदीन कितने हैं, हमले कितने होते हैं, इन हमलों में बंदे कितने मर गए, एंड सो ऑन। पूरी इंफॉर्मेशन गौर कीजिएगा बेटा, इंफॉर्मेशन आपके पास जितनी अच्छी होगी, जितनी ज्यादा होगी, जितनी मैनेज्ड इंफॉर्मेशन होगी, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। उसके बाद बेटा तीसरा पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप लोग ये कश्मीर वाले मसले को ही देखें ना, तो बेटे कश्मीर वाले मसले में अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कहता है कि जी ये मसला कश्मीर है, मसला कश्मीर। चूंकि ये एक मसला है तो इस मसले को रिजॉल्व करें। इंडिया से पूछें, इंडिया कहता है जी ये मसला ही नहीं है। सबसे बड़ी जो कश्मीर के प्रॉब्लम के सॉल्व करने में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो रुकावट ये है कि इंडिया उसे मसला मानता ही नहीं है। इंडिया कहता है जी कश्मीर है ही हमारा, सारा कश्मीर हमारा है, बल्कि जो आपके पास है वो भी हमें वापस करो, ये कोई मसला ही नहीं है। हम बातचीत तब करें, नेगोशिएट तब करें जब कोई प्रॉब्लम हो। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कश्मीर है ही हमारा, वापस कीजिए हमें, जो आपके पास है आजाद कश्मीर वो भी वापस करो। तो इसलिए बेटा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि एक पार्टी एग्री कर रही है कि ये प्रॉब्लम है, दूसरी पार्टी बेटा एग्री ही नहीं कर रही कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे अभी आपके एम्प्लॉइज हैं, वो कहते हैं कि जी तनख्वाह बढ़ाएं, आप कहते हैं जी ये एक प्रॉब्लम है तो बैठ के ना बात करते हैं। वो कहते हैं जी प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर साल तनख्वाह बढ़ती है, सबकी ही बढ़ती है, हमारी भी बढ़नी चाहिए, बात खत्म हुई। इसमें मसला क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नेगोशिएट तो हम तब करें ना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व तो तब करें जब कॉन्फ्लिक्ट हो। तो इसलिए बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, वो पार्टीज उस इशू को कॉन्फ्लिक्ट माने। जब तक वो उसे कॉन्फ्लिक्ट मानेंगी नहीं, तब तक बेटा आप उस इशू को रिजॉल्व नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म बेटे कहते हैं सोच विचार करना। लफ्जी मायने तो है दिमाग में तूफान लाना, लेकिन बेटे इसके जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है कि सोच विचार करना, अपने दिमाग में ख्यालात का एक तूफान चलाना और देखना कि पॉसिबल सॉल्यूशंस। बेटे एंड के ऊपर जो एस लिखा हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती से टाइप नहीं हुआ हुआ। वो कहता है जी ब्रेन स्टॉर्म करें और पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढें, एक से ज्यादा सॉल्यूशन ढूंढें। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर बेटा कश्मीर के मसले की बात करें तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है कि सारा कश्मीर पाकिस्तान को दे दो। एक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है कि सारा कश्मीर इंडिया को दे दो।
एक पॉसिबल सोल्यूशन क्या है कि कश्मीर के 2 टुकड़े कर दें, आधा टुकड़ा पाकिस्तान रख ले, आधा टुकड़ा इंडिया रख ले। एक सोल्यूशन बेटे क्या है कि कश्मीर को, पूरे के पूरे कश्मीर को आजाद कर दिया जाए और लाइक एन इंडिपेंडेंट स्टेट कश्मीर जो है एक मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पे नजर आए। तो ये क्या है, दीज आर पॉसिबल सॉल्यूशंस जो जो हो सकते हैं। अब बेटा गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, यहां एक डायग्राम छोटी सी बनाने लगा हूं। देखें, जब हमारे पास एक कॉन्फ्लिक्ट के डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस हों, जब हमारे पास एक कॉन्फ्लिक्ट के डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस हों, तो बेटा होगा क्या कि हर कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशन की, हर सॉल्यूशन की अपनी कॉस्ट होगी और अपना बेनिफिट होगा। हर सॉल्यूशन की अपनी कॉस्ट और अपना बेनिफिट होगा। जो बेटे पार्टीज हैं, पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट, अब वो क्या करेंगी, अब वो नेगोशिएशन करेंगी। मैं कहूंगा जी ऐसे कर लें, आप कहेंगे जी ऐसे कर लें, फिर वो कहेगा नहीं जी ऐसे कर लें, फिर वो कहेगा नहीं जी ऐसे कर लें। तो बेटा जो हम अभी कल पढ़ के आए थे, नेगोशिएशन के नतीजे में, नेगोशिएशन के नतीजे में कुछ भी हो सकता है। नेगोशिएशन के नतीजे में कंपटीशन भी हो सकता है, नेगोशिएशन के नतीजे में अकोमोडेशन भी हो सकती है, नेगोशिएशन के नतीजे में कोलैबोरेशन भी हो सकती है, नेगोशिएशन के नतीजे में अवॉइडिंग भी हो सकती है। जैसे बेटे मैंने आपको मसला कश्मीर का समझाया, मैं और इंडिया, हम और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया नेगोशिएट कर रहे हैं। नेगोशिएट करके हम इस नतीजे पे पहुंचे, नेगोशिएट करके हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि भाई इंडिया एकोमोडेट करे और सारा कश्मीर हमें दे दे। या हम इस नतीजे पे भी पहुंच सकते हैं कि भाई पाकिस्तान एकोमोडेट करे और सारा कश्मीर इंडिया को दे दे। या बेटे हम इस नतीजे पे भी पहुंच सकते हैं कि जी कोलैबोरेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, कश्मीर जो है इसको कॉमन रखते हैं, कश्मीर से जो पानी निकल रहा है, जो दरिया निकल रहे हैं, वो दरिया आप भी यूज कर लें, हम भी यूज कर लें, उसका कोई तरीका बना लेते हैं। या बेटे यूं भी हो सकता है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लें, ठीक है, थोड़ा सा कश्मीर आप ले लो, थोड़ा सा कश्मीर हम ले लें, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि नेगोशिएशन के नतीजे में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, और सारी की सारी ये नेगोशिएशन ही कहलाएगी। इससे बेटे नेगोशिएशन हम क्यों कहते हैं, पहुंचे हम कोलैबोरेशन पे, जिस किसी पे भी पहुंचे, वो सॉल्यूशन ऐसा होगा जो तमाम पार्टीज को म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होगा। हम ऐसे सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे जो सॉल्यूशन तमाम पार्टीज को मेरे बच्चे म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होगा। ठीक होगी सर बात? तो उसने सिंपली बेटा 4-5 पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट वो क्या कहता है जी, सीन सेट करें, माहौल बनाएं। जब माहौल बन जाए, पार्टी सारी इकट्ठी हो जाएं, फिर आप कहते हैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप गैदर करें। फिर उसके बाद जब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए तो आप इस बात के ऊपर इंश्योर करें कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। जब तक बेटा आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानेंगे तब तक आप उसके सोल्यूशन के ऊपर काम नहीं करेंगे। फिर वो कहता है जी ब्रेनस्टॉर्म करें, पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढें, और फाइनली फिर वो कहता है कि जितने भी सोल्यूशंस आपको पॉसिबल नजर आए हैं, उन सोल्यूशन में से कोई भी ऐसा सोल्यूशन, गौर से सुनिएगा, उन सोल्यूशंस में से कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो बेटे इन सारी पार्टीज को म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होगा, हम उसे क्या कहेंगे जी, वो सोल्यूशन
हमारी सारी पार्टीज की म्यूचुअल नेगोशिएशन। ठीक हो गई सर बात? ये सारी की सारी कहानी है, ये सारी की सारी डिस्कशन है जो अभी तक हम कर चुके हैं। कॉन्फ्लिक्ट वाले चैप्टर का, कॉन्फ्लिक्ट वाले पोर्शन का ये बेटा हमारा लास्ट टॉपिक था जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेगोशिएशन शुरू करेंगे, क्योंकि बेटे सही तरतीब भी यही बनती है। अब आप लोगों को खुद समझ आ रहा होगा कि जहां कॉन्फ्लिक्ट एंड हुआ है वहां से नेगोशिएशन स्टार्ट होनी चाहिए। आपकी बुक वाले ने पता नहीं इसके दिमाग में क्या चीज भरी हुई थी कि इसने उल्टा इस चैप्टर को शुरू किया है। तो बेटे इस चैप्टर के अंदर अगर आपस में हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने इस चैप्टर में बेटे नेगोशिएशन कॉन्फ्लिक्ट के मुख्तलिफ सोर्सेज पढ़े हैं, उन सोर्सेज के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात की है। फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट के जिसे आप कहिए कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कंस्ट्रक्टिव उसकी नेचर, उसकी बात की है। फिर कॉन्फ्लिक्ट से डील कैसे करना है, थॉमस और किलमैन के आइडिया को डिस्कस किया है। और फिर उसके बाद बचे फाइनली जो हमने आखिरी टॉपिक पढ़ा है वो हमारे पास है कि कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व किस प्रोसेस के तहत करते हैं। समझाया मेरे बच्चे आपको मैंने ये है कि चूंकि प्रोसेस है तो इसके कुछ स्टेप्स भी होंगे और इसके कुछ उन स्टेप्स का कुछ सीक्वेंस भी होगा। आपने ना ही स्टेप्स भूलने हैं और ना ही उनका सीक्वेंस जो है वो नजरअंदाज करना है। ओके होगी सर बात? यहां तक मैं एक से दो एक मिनट के लिए, दो तीन मिनट के लिए मैं खामोश होता हूं। आप बेटे ये कॉन्फ्लिक्ट वाला जो पोर्शन है ना, जो कि हमारा शुरू हो रहा है गालिबन पेज नंबर 215 से, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इससे लेके बेटे एंड तक जो प्रोसेस है, जल्दी से जरा पेज स्वैप कर लें। कहीं कोई टॉपिक मुझसे मिस तो नहीं हो गया, या कहीं कोई चीज आपने समझनी हो तो मुझे बताइए ताकि मैं उसे एक्सप्लेन कर दूं। अदरवाइज फिर बेटा हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। जो इसके अंदर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं वो एक आधा दिन मैं ठहर के करवाऊंगा। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि मेरी ख्वाहिश है कि आप स्टूडेंट इन टॉपिक्स को घर जाके पढ़ लें, घर जाके एक दफा तसल्ली से देख लें, क्योंकि बेटा जब तक आपको आइडिया क्लियर नहीं होगा तब तक मेरे बच्चे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने का ना ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और ना ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मजा आएगा। सो पहले हम इस जो हमारा टेक्स्ट है, स्टडी टेक्स्ट है, पहले हम उसे याद करेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर एक नजर दौड़ाएंगे। तो अगर कोई मेरा बच्चा यहां तक सवाल है, कॉन्फ्लिक्ट वाले तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए ताकि मैं उसे एक्सप्लेन करूं। अदरवाइज फिर हम अपने बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें, दैट इज नेगोशिएशन। रोल नंबर 654 बेटे अपना कैम प्लीज ऑफ कर लीजिए।
जी बेटा, जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं प्लीज हैंड रेज कीजिएगा ताकि मैं एक्सप्लेन करूं। हाफिज शोएब ने क्वेश्चन का कहा है, एक और बच्चे हैं उनका नाम नहीं लिखा हुआ, हसन गुल ने। तो बेटा हैंड रेज कीजिए प्लीज। अगर क्वेश्चन है बेटा तो हैंड रेज कीजिए ताकि फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूं। अस्सलाम वालेकुम सर। शेयर द कंप्लीट स्लाइड। बेटा कौन सी वाली स्लाइड शेयर करूं? ये वाली जो, खैर इसमें से ना मैं कुछ डेटा रिमूव करता हूं ताकि इसको फिर कंप्रीहेंसिवली। जी हसन बेटा, क्या क्वेश्चन है? सर ये सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में क्वेश्चन है सर, ये स्टार्ट वाले टॉपिक में। जी बेटा प्लीज फरमाइए। सर ये रोल एम्बिग्विटी और एम्बिगुअस रोल्स में सर इसका क्या फर्क है? एक ही चीज है बेटा, एक ही चीज है। मैंने उस दिन भी समझाया था, ये बुक वाले को ना जरा आदत है एवं चेंज करके लिख देता है, बच्चे फिर परेशान होते हैं। एम्बिगुअस रोल या रोल एम्बिगुइटी बेटा सेम चीज है। इससे मुराद ये है कि आपका जो एम्प्लॉई है उसको अपना ऑर्गेनाइजेशन में राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर आपको बेटा याद हो जब हमने मोटिवेशन में रोल पढ़ा था तो रोल क्या था? कॉम्बिनेशन किस चीज, किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है रोल? ऐसे आंसर नहीं करके बेटा राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ना। ठीक है, एक बंदे के राइट्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, वो उसका रोल है। तो अगर बेटा वही चीज उसको क्लियर नहीं होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म फिर कैसे करेगा? ठीक है, तो सर रोल जी जी जी। ये कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स कैसे बनेगा सर? ये तो उसकी अपनी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है? अच्छा बेटा आप देखिए, आप कॉलेज में तशरीफ लाते हैं, कॉलेज में तशरीफ लाते हैं और आपको यही नहीं पता कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, आपको यही क्लियर नहीं है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, उस सब्जेक्ट की क्लास कहाँ हो रही है, आपका रोल नंबर क्या है, आपने कॉलेज में रहते हुए क्या क्या हरकतें करनी है और क्या क्या हरकतें नहीं करनी। बेटे रोल क्लियर है आपको अपना कॉलेज में या एम्बिगुअस है? क्लियर हैं? सर? अभी जो आपने कहा उस लिहाज से सर नहीं क्लियर, वैसे क्लियर। वो वैसे नहीं, मैं सिचुएशन के मुताबिक पूछ रहा हूं ना बेटा, वैसे तो क्लियर ही होगा आपको। सिचुएशन के मुताबिक पूछ रहा हूं, जो मैंने एक्सप्लेन किया सिचुएशन क्लियर है कि नहीं है? सर क्लियर नहीं है। क्लियर है? नहीं है, नहीं क्लियर है। नहीं है तो इसका मतलब जब क्लियर क्लियर नहीं होगा तो माइट भी पॉसिबल आपसे कुछ ऐसी हरकतें हो जाएं, ऐसी कुछ हरकतें हो जाएं जो कॉलेज के डिसिप्लिन के अगेंस्ट हो। यस सर। पॉसिबिलिटी है ना बेटा इस चीज की? यस सर। हाँ तो अगेन फिर बेटा आप, आपको पता नहीं था, आपने वो मामलात कर दिए, कॉलेज वालों ने पकड़ के आपको फाइन कर दिया, तो बेटा रोल एम्बिगुइटी फिर क्या बन गई? सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन गई। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, वेलकम बेटा। हाँ जी अरसलान, अरसलान सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अरसलान बेटा, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ब्रेनस्टॉर्म में एक लाइन लिखी है, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स द बाय इन सर एंड कमिटमेंट टू एग्रीड रेजोल्यूशन। सर बाय इन उसमें किस, इसके मुझे समझ नहीं आई। अच्छा ये देखिएगा जरा, स्क्रीन के ऊपर बेटे व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको अरसलान? जी सर। चलें ये देखिएगा जरा, बात समझाता हूं, गौर कीजिएगा। देखें पहली बेटे पॉसिबिलिटी, बेटा पहली पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है
कि मैं आपको कहूं कि जनाब कल से फ्रॉम टुमारो आपके टेस्ट हो रहे हैं, ये बेटा पॉसिबिलिटी नंबर 1 है। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर बेटा 2 जो है वो ये है कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि भाई आप लोगों ने टेस्ट देने कब से शुरू करने हैं। तो अरसलान बताइएगा बेटा, इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से आप दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी को बाय करना या कौन सी पॉसिबिलिटी को एडॉप्ट करना पसंद करेंगे? सर डिस्कस वाली नंबर 2। नंबर 2 वाली, ठीक हो गया। जहां पे बेटा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन की सूरत में जो डिसीजन होता है वो होता है कंबाइंड डिसीजन, कलेक्टिव डिसीजन। तो उस कलेक्टिव डिसीजन को, जहां बेटे उसने वर्ड लिखा है ना ये बाय, जी सर, उसके साथ वर्ड लिख लीजिए एडॉप्ट, याद करने के लिए, ताकि जहन नशीन रहे आपको। जहां हम मिल के सोच विचार करते हैं और मिल के कोई फैसला करते हैं, वहां बेटे उस डिसीजन को एडॉप्ट करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। बिल्कुल सर, ठीक है सर। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी में हम क्या कर रहे थे, हम डिसीजन इंपोज कर रहे थे। दूसरी पॉसिबिलिटी में हम डिसीजन पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। जहां बेटे ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, पार्टिसिपेशन होगी, सोच विचार होगी, डिस्कशन होगी, वहां डिसीजन को बाय करना या डिसीजन को एडॉप्ट करना कंपैरेटिवली आसान। आसान क्लियर है बेटा बात? चले, ओके हो गया। अच्छा जी फैजान। सर ये बेनिफिट्स का 4th पॉइंट एक्सप्लेन कर दें। मेरे बच्चे किसके बेनिफिट्स? बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स के। जी 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 4th पॉइंट क्या है मेरे बच्चे? पढ़िएगा, क्या है? brings emotions in the open and release of internal hostile feeling। अब ये देखिएगा बेटा, क्या नाम है जी? फैजान। फैजान बेटा, ऐसे हो सकता है कि आपको कॉलेज की किसी पॉलिसी से इख्तलाफ हो? इज इट पॉसिबल? हो सकता है। अच्छा, अब आपको कॉलेज की किसी पॉलिसी से या आई कैप की किसी पॉलिसी से डिसएग्रीमेंट है और बेटे कोई आपकी बात सुन ही नहीं रहा। ठीक है, आपको डिसएग्रीमेंट है लेकिन नो वन इज लिसनिंग। तो मुझे बताइएगा बेटा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? सुन नहीं रहा, सुन ही कोई नहीं रहा, आप अंदर ही अंदर सड़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, आपकी बात कोई सुन रहा है ना समझ रहा है। वो आपके अंदर, जिसको बेटे वो कह रहा है हॉस्टाइल फीलिंग, इंटरनल हॉस्टाइल फीलिंग। ठीक है, आप इंटरनली फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। लेकिन बेटा इसके बरक्स अगर आपका कोई डिसएग्रीमेंट है और सर अहमद आपको अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं, पूछते हैं हाँ बेटा क्या मसला है, फिर आप उन्हें अपना मसला एक्सप्लेन करते हैं, फिर सर अहमद एक्सप्लेन करते हैं और आप दोनों एक दूसरे की बात बड़ी तसल्ली से सुनते हैं। और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड यूज किया था कि आप और मोहतरम अहमद जब्बार साहब, यू गाइज रीच ऑन अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। तो बेटे बताइएगा इन दोनों सिचुएशंस में से फिर बेहतर क्या है? जिसमें सॉल्यूशन निकल आए। सॉल्यूशन निकल आए, जिसमें बेटा बात अंदर दबाई जाए या बात डिस्कस की जाए? डिस्कस की जाए। डिस्कस की जाए। तो एग्जैक्टली बेटा उसने, अब दोबारा उस लाइन को पढ़िएगा, जरा उस लाइन को दोबारा रीड कीजिएगा। वो कहता है पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट से क्या होगा, जो इमोशंस हैं वो ओपन में आ जाएंगे। ये देखें, एक्सप्लेन करने से क्या हुआ, वर्ड उसने क्या यूज किया है, नाउ द इमोशंस आर इन ओपन। लोग इसको बेटे उर्दू जुबान में आप सिंपल अगर कहें तो यूं कहेंगे कि भाई लोग खुल के बात करेंगे। और जब लोग खुल के बात करेंगे तो बेटे उनकी जो वो इंटरनल हॉस्टाइल फीलिंग है या अंदर वो जो एक दबा हुआ जज्बा है वो खत्म होगा और लोग एक दूसरे की बात समझ पाएंगे, जिससे मेरा बच्चा पॉसिबिलिटी होगी कि हम पहुंच सकें ओवर अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। यस सर, थैंक यू सर। क्लियर हो? वेलकम बेटा। हाँ जी, और किसी का बेटा कोई क्वेश्चन हो यहां तक? किसी स्टूडेंट का यहां तक कोई क्वेश्चन हो?
बार बार बेटे मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने कल तक ना कोशिश करनी है कि इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। बेशक अभी याद अगर नहीं भी हो रहा तो इसको अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ताकि कल जब फिर मैं आई कैप के प्रीवियस पेपर्स के बेटा क्वेश्चन कराऊं तो फिर दिक्कत ना हो और आसानी से हम इसे डिस्कस कर लें और मामलात को जरा मैनेज कर लें। ओके हो गई बात यहां तक। कल फिर हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे और इसको बेटे फिर हम लेके चलेंगे हमारे, पहले हम कर लेंगे कॉन्फ्लिक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे कल इसे नेगोशिएशन की तरफ। और आज गालिबन हो गया आप कहिए कि थर्सडे, और अब हमारे पास फ्राइडे की एक क्लास मौजूद है, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि नेगोशिएशन को भी खत्म करके तो इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट करें। डन होगी सब बात? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। तो कल इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट लेते हैं। अल्लाह हाफिज।